आज सफेदों की इस धरती पर आज जेसी भवन में आमंत्रित सभी फार्मासिस्ट, केमिस्ट भाई और आज इस प्रोग्राम के आयोजक पूरी की पूरी जो हमारी फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन सफेदों की हैं, आप सभी का सबसे पहले आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपका आभार करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेंद्र गोयल जी का, एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय गर्ग जी का और हमारे बड़े भाई और एसोसिएशन के आपके सेक्रेटरी कप्तान मलिक जी का और जॉइंट सेक्रेटरी पंकज मंगला जी का और हमारे जो आपके कैशियर सुरेंद्र वत्स जी सिंह साहब का और सभी जो आप मेरे से पहले जिन्होंने विचार रखे हमारे केमिस्ट और फार्मासिस्ट भाई, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान और इतना प्यार आपने दिया, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इस मान सम्मान को मैं कभी भूलूंगा नहीं। जैसा कि मलिक साहब ने बताया, मलिक साहब ने कहा भाई जब ये मेंबर बने थे तब भी हमने इनको कई काम दिए और इन्होंने करके दिए, आगे भी इनका 100% रहेगा। तो मैं तो मलिक साहब को इस बड़े मंच पे आप सभी के सामने ये कहता हूँ, भाई हमारे बड़े भाई हैं, काम ना करो तो कान मरोड़ दियो, मेरा कान पकड़ लियो। साथियों, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस परिवर्तन के तहत आज प्रदेश के मुखिया श्री नायब सिंह सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हम लगातार हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, चाहे वो जब मैं इलेक्ट हुआ था नोटिफिकेशन को लेकर के बात रही, चाहे वो जो पिछले काफी समय से एक चुनावी प्रक्रिया चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव की पेंडिंग थी, चाहे उसको लेकर के बात रही, हम जब भी हमारे जो और अदर मेंबर्स हैं, जो अभी के जो मौजूदा हमारे चेयरमैन श्री बीबी सिंघल जी, बहुत अच्छे ईमानदार और नेक इंसान, कोई जिम्मेदारी आज राज्य सरकार ने सौंपी है और उनके सहयोगी के तौर पर बतौर वाइस चेयरमैन जो श्री नायब सिंह सैनी ने जो ये मौका और ये सौभाग्य जो मुझे जो मिला, इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और इस संघर्ष में जो पिछले लंबे समय से जो हम इलेक्ट हुए साथी और उसके साथ साथ जो हमारे नॉमिनेटेड जो साथी, हम मिल करके लगातार जो प्रयास करते रहे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे। सरकार ने वो बात सुनी, लेकिन जो हमने जो प्रयास किया, विशेष तौर पे जो मैंने जो खुल करके जो अपनी बात सरकार के आगे रखने में कामयाब रहे, खुल करके फार्मेसी काउंसिल में आपके हकों की आवाज, आपकी कोई समस्या जो रखने में कामयाब रहे, सिर्फ आपकी वोट की दी हुई ताकत की वजह से रहे। आपने मुझे वोट की ताकत दी। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं सफेदों वोटों की अपील के लिए मैं मलिक साहब के मेडिकल हॉल पे आया। मैंने कहा मलिक साहब ऐसे ऐसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका सफेदों से मुझे सहयोग चाहिए। मलिक साहब ने 1 सेकंड लगाई, भाई छोटे भाई आपको क्या सहयोग चाहिए। मैंने कहा जो वोट का एक अधिकार है फार्मासिस्ट को, जो वो वोट आएंगी आप मेरे नाम के आगे निशान लगवा देना जी आप, और उन वोटों को पंचकूला पहुंचा देना, ताकि गिनती में जब गिनती हो तो मुझे पता चले कि भाई ये जो बैलेट पेपर जो खुल रहे हैं ये सफेदों वाले घूम रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज और बिल्कुल खुशी है मुझे इस बात को बताते हुए, सफेदों से सबसे ज्यादा वोट टीपू पोड़िया को थी, सबसे ज्यादा वोट टीपू पोड़िया को थी। बल्कि जींद जिले में भी अगर मैं बात करूं, जींद जिले से भी अगर सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिली है तो वो टीपू पोड़िया को मिली है। इसके लिए मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें हम आपसे साझा करना चाहता हूं। इससे पहले हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की क्या कार्य प्रणाली रही है, किस तरीके के काम रहे हैं, आप सभी के सामने है।
आप सभी इसको जानते हो, अच्छे तरीके से समझते हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अगर मैं आज ये कहूं वी आर द बेस्ट, वो भी गलत होगा। हम जो काम करके जाएंगे सदा तो कोई रहता नहीं। हम जो ये 5 साल का मौका हमें मिला है, जो हमारे चेयरमैन बीबी सिंघल जी, उनके साथ साथ बतौर वाइस चेयरमैन और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के और अदर मेंबर्स, हमारे कैशियर अरुण पराशर जी, अनिल परमार जी हमारे ईसी के मेंबर भी हैं, रिफ्रेशर कोर्स की भी जिम्मेदारी उनको मिली है, वो गुड़गांव से हैं, हिसार से रविंद्र चोपड़ा जी हैं, सुरेंद्र सलमान जी अंबाला से हैं। जो ईसी एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो ये चीज हमें जो काम करने का मौका मिला और हम जो अपने आप बेस्ट देंगे, गुंजाइश कहीं ना कहीं बेहतरी की फिर भी बची रहती है। समय समय पर आपके सुझाव लेते रहेंगे। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करना चाहता हूं कि जो अब तक का परिवर्तन, जो आप सबने नोट भी किया होगा, महसूस भी किया होगा, जो बना है। इससे पहले क्या होता था, कोई बच्चा डिप्लोमा फार्मेसी करके गया, उसने हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई कर दिया, फार्मेसी भी हरियाणा से और उसकी +2 भी हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से। उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन में उसको देरी होती थी, क्योंकि हरियाणा एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड से उसकी वेरिफिकेशन मंगवाई जाती है। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक फैसला लिया कि हरियाणा से अगर किसी ने +2 कर रखी है तो फार्मेसी काउंसिल उसकी वेरिफिकेशन नहीं मंगवाएगी, तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन को और ज्यादा आसान करने के लिए जो हमारी वेबसाइट थी, जो बहुत पुरानी लंबे समय से चलती आ रही थी, काफी सारी कंप्लेन थी कि इस वेबसाइट में इस तरीके की दिक्कत आ रही है जी, ये दिक्कत आ रही है। तो जब ये बात हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, तो उन्होंने एक जितनी भी स्टेट में काउंसिल है, चाहे वो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, चाहे वो आयुष काउंसिल है, चाहे वो मेडिकल काउंसिल है, चाहे वो नर्सिंग काउंसिल है, सभी काउंसिल को एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया और एक नया पोर्टल हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए फिलहाल बना हुआ है। कोई भी हमारा जो केमिस्ट जिसने पुराने टाइम में फार्मेसी करी है, या हमारा कोई नया फार्मासिस्ट, जो नया स्टूडेंट, जो नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, पहले उस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर कराए। जब किसी का रिन्यूअल आता है तब वो उस पर रजिस्टर्ड करवाने के लिए जाता है, उससे पहले उसको नहीं छेड़ता। hspc.in के नाम से है, आप सभी अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कराएं। आप एक समस्या रहती थी, मलिक साहब बहुत बार कहते थे जी ये देखना एक बार इसका रिन्यूअल है इस भाई का, लेकिन आईडी पासवर्ड इसका हम डालते हैं नहीं मिलता। ये समस्या थी या नहीं थी? इस आईडी पासवर्ड को लेने के लिए लोग पंचकुला फोन करते थे, मेंबरों को फोन करते थे, और काफी शिकायतें आई। जो सीएससी सेंटर होता है हमारे नजदीक, जो ये अप्लाई करते हैं, वहां से वो लोग ये कह दिया करते जी ठीक है जी हम कर देंगे, कोई दिक्कत ना, मानो आप खुद समझदार हो। उस चीज को खत्म करने के लिए हमने चंटा ही खत्म कर दिया, किसी को कोई आईडी पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं। आज आप उस पोर्टल पे जाओगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे, आपको बकायदा स्टेटस बताएगा। नया रजिस्ट्रेशन की अगर फाइल है, वो आपको ये बताएंगे कि ये फाइल आपकी डीलिंग से सुपरिटेंडेंट से होकर के रजिस्ट्रार पे जा चुकी है, और रजिस्ट्रार पे जाने के बाद उसकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो अब जो नई जो सिस्टम है उसमें एक स्कैनर दे दिया, वहीं से जनरेट हो जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो रिन्यूअल हो, उसके लिए भी वो जो डाक से जो आता था वो सिस्टम बंद हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया ताकि ये समस्या को हम खत्म कर सके। अब इन सब चीजों से अलग, अब मलिक साहब ने एक बात कही, अगर भाई टीपू बोड़िया आपका 89 का डेट ऑफ बर्थ है, और जहां जिस टाइम आप पैदा हुए थे उस टाइम तो हमने फार्मेसी कर ली थी, बिल्कुल सही बात है। और मैं मलिक साहब को एक चीज और बताना चाहूंगा, जहां जनता बुटाना से आपने फार्मेसी करी, उस जनता बुटाना में मुझे पढ़ने का मौका मिला। सबसे पहला स्कूल मेरा जनता बुटाना था।
अब जो मलिक साहब के टाइम के जो फार्मासिस्ट हैं, अब समस्या एक और आती है। आज की जो भागदौड़ है, जो नई नई ड्रग आ रही हैं, नई नई जो बीमारियां आ रही हैं, उनके प्रिवेंशन कंट्रोल बहुत सारी चीजें नई हैं, और जो उस जमाने का जो फार्मासिस्ट है वो उन सब चीजों से अछूता रह जाता है। और जब अछूता रह जाता है तो उसका दायरा बड़ा सीमित रह जाता है। ज्ञान के अभाव की कमी में जो ग्रामीण अंचल का जो बच्चा है वो एक छोटे से सीमित दायरे में फंस के रह जाता है, वो कंपटीशन नहीं दे पाता। एक ग्रामीण अंचल का बच्चा एक चंडीगढ़ के बच्चे को, एक गुड़गांव के बच्चे को, एक बेंगलोर से पढ़े हुए बच्चे को उसको कंपटीशन नहीं दे पाता। ये सच्चाई है। लेकिन अब हर हाथ में मोबाइल है, हम अपने आप को अपडेट तो करते हैं। एक हर 2 सेकंड में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है, तुरंत मोबाइल निकाल के हम देखते हैं फलां जगह ये हुआ, ये नई चीज आई, लेकिन खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते। अब खुद को अपग्रेड करने के लिए जो हमारे फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन है बीबी सिंघल जी, उन्होंने इसी के साथ मिलकर जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है उसमें एक फैसला लिया कि हम फार्मासिस्टों के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। उस रिफ्रेशर कोर्स में जो हम 40-42 जो टॉपिक रखेंगे, कौन कौन सी दवाइयां नहीं आ रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं हैं, और कुछ कॉमन चीजें जैसे कि हम केमिस्ट हैं, एक केमिस्ट पर कम से कम दिन भर में 100 आदमी तो भाई 40-50 दवाई लेने वाले, 40-50 राम रमी वाले जरूर होते हैं कम से कम। कोई ऐसा भी है जिसका 1000 हो जाता है, लेकिन 100 तो मैं मान के चलता हूं हर किसी का राम दुआ सलाम आना जाना हर किसी के पास रहता ही रहता है हर रोज का। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, किसी को करंट लग गया तुरंत क्या करें, सांप ने काट लिया तुरंत क्या करें, एकदम से बेहोश हो गया। हमारे केमिस्टों पे हम किसी का अगर कोई बैठा है, हम नॉर्मली भी उसको चेक कर रहे हैं, वो वहीं बेहोश होकर गिर गया, तो क्या किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो 30 साल पहले जिसने फार्मेसी की थी उनको अपग्रेड करने के लिए इस रिफ्रेशर कोर्स को हमने चालू करने जा रहे हैं। और इस रिफ्रेशर कोर्स को चालू करेंगे जैसे आपने सीपी के प्रोग्राम देखे थे पहले, उसी तरह पर लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट को चूज करके कोई एक ऐसा कॉलेज जहां जो पीसीआई एफिलेटेड हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, वहां इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे और उन्हीं के बेस पे आगे रिन्यूअल का काम होगा। कोई 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास इस तरीके से कंपल्सरी कर दी जाएगी। और आने वाले शायद इस नेक्स्ट वीक में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी जो नई एक वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, उस वेबसाइट का उद्घाटन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी उसका उद्घाटन करेंगे। साथ में हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे मंत्री हैं आरती राव जी, वो उनका उद्घाटन करेंगे। वो जो वेबसाइट तैयार होगी, उस वेबसाइट की मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा जो कि हमने नहीं करी है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है, आप कभी उसको गूगल पे सर्च करना, उसकी वेबसाइट पे जाना, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है जो पोर्टल का उन्होंने मलिक साहब क्या कर रखा है, अपनी स्टेट में जितने इंडस्ट्रीज हैं जिनको फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, या कोई उनका जो रिटेल का जो चेन है वहां अगर फार्मासिस्ट की रिक्वायर है, उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसको उस पर डाल देते हैं। जिस बच्चे को नौकरी चाहिए वो अपना रिज्यूम उस पर डाल देता है। मतलब जिसको नौकरी चाहिए उसने भी अपना डाटा दे दिया, और जिसने नौकरी करनी है उसने अपना बायोडाटा दे दिया। लेकिन प्लेटफॉर्म किसने दे दिया? फार्मेसी काउंसिल ने दे दिया। उसी तरह पे उससे और बेहतर इस सिस्टम को कैसे किया जा सकता है, ये फैसला हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने आप लोगों के लिए लिया है। नई जो पीढ़ी है
नई जो जनरेशन है उसको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो हम ये समझते हैं कि फार्मेसी करके करें क्या, सबको एंड ऑफ द डे एक ही काम नजर आता है कि केमिस्ट शॉप कर लेंगे जी। और केमिस्ट शॉप भी डे बाय डे कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारे एक साथी ने बात रखी यहाँ मेरे से पहले कि जी कुछ होलसेलर है जो दवाई दे देते हैं, ऐसे जो अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनको दवाई दे देते हैं, नियम के हिसाब से उसको जिसके पास डीएल होता है उसी को देनी चाहिए। यही बात थी, ठीक। अब मैं आपको बताना चाहूंगा भी हमारा जो फार्मेसी काउंसिल का डिपार्टमेंट है, 3 एक्स ऑफिशियो हमारे मेंबर है, जिसमें हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो ललित गोयल जी है वो भी हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर है, हमारे जो डीजी हेल्थ है वो भी हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर है। अगर इस तरीके की कोई चीज पर्टिकुलर आपके सफेदों में हो रही है तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन आप अपने एसोसिएशन के प्रधान जी गोयल साहब, कप्तान साहब को दो, वो मुझे मैं एक मेल आईडी दूंगा, वो उस पर मैं आपकी बात लूंगा। एक मिनट, मेरी बात पूरी होगा तो वो आप उसको दो, आप उसको शिकायत के तौर पे ना दे करके, क्योंकि क्या होता है कि जब एक केमिस्ट होता है ना, अगर कोई लिखित में कोई चीज देता है, क्योंकि केमिस्ट और होलसेलर का हमारा तो आपस में एक बहुत प्यार है, आपस में एक नाता है बहुत अच्छा, क्योंकि हम कोई अलग नहीं है, केमिस्ट और होलसेलर हम दोनों आपस में भाई भाई हैं, कोई भी अलग नहीं है। आप उसको एक सुझाव के तौर पर उस बात को रखो, इस बात को आगे पहुंचाना, आगे रखना, इसकी कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई सर्कुलर गोयल साहब के वहां से सर्कुलेट हो जाएगा, तो एक हिदायत आ जाएगी भाई अगर इस तरीके के आप कच्चे बिल पे किसी को देते हो तो आपके खिलाफ नियम के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो पक्का बनेगी। और फिर भी कोई ना माने तो उसको कॉन्फिडेंशियल नाम दे दो भाई मेरे को, मैं इस बात की गारंटी देता हूं जिस दिन नाम दो, सुबह नाम दिया शाम को 5 बजे तक कार्रवाई हो जाएगी। फिर वो होलसेलर जाने, वो जाने, लेकिन शिकायत झूठी नहीं होनी चाहिए, शिकायत होनी चाहिए पक्की। एक बात। दूसरी चीज, एक नशे के खिलाफ बात रखी हमारे कप्तान मलिक जी ने, भाई नशे के खिलाफ शपथ भी ली हम सब ने मिल करके, हम ना तो नशा बेचेंगे और ना नशा बेचने देंगे। जब हम पहली बार मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हम हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के 4-5 मेंबर हैं जो हम मिले थे, तो बारी बारी सर सीएम साहब ने पूछा हमसे, भाई हाँ जी टीपू पोड़ी आए पानीपत से, अनिल परमार गुड़गांव से, ये हिसार से जी, ये अम्बाला से, बोले कि आप वो लोग हो जिनसे सबसे ज्यादा एक आम आदमी जुड़ा हुआ होता है, आपके सहयोग की हमें जरूरत है नशे के खिलाफ में। हमने बात रखी, भाई मुख्यमंत्री साहब हम तो तैयार हैं इस चीज के लिए, हमारे प्रदेश में नशा ना बिके, हमारे प्रदेश के किसी भी हिस्से की ऐसी हालत ना बने जैसे पंजाब की है, हम जो इसमें कर सकते हैं हम करेंगे। तो इसके लिए भी मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जब हमने इस बात को जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे बात रखी, भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल का कहाँ रोल हो सकता है कि हम भी इस मामले में सख्ताई कर सके। क्योंकि अब तक जो सिलसिलेवार जो एक रूटीन में हम देखते आए हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर कोई इंस्पेक्शन होता है जी, वो ड्रग डिपार्टमेंट करता है, ऑब्वियसली ड्रग डिपार्टमेंट डीएल देता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है। अब एक केमिस्ट शॉप के चलने के 2 पहलू हैं जी, दवाई बेचने का लाइसेंस आपको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन दवाई सेल करने का एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल दे रही है। जब भी कभी कोई शिकायत सरकार के पास आती है कि इस मेडिकल स्टोर पर नशा बिक रहा है, वहां छापा पड़ जाता है, तो क्या होता है जी, उस जो उसका प्रोप्राइटर है, उसका ओनर है, उसको पुलिस उठा ले जाती है। लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी तय करें। एक फार्मासिस्ट
जो उस दुकान पर नौकरी करता है, जिसने एफिडेविट दे रखा है कि मैं यहां पर कार्यरत हूं, दे रखा है जी, यही होता है। अगर कोई फार्मासिस्ट किसी दुकान पे, केमिस्ट शॉप पे या किसी होलसेलर पे कार्यरत है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है जी, और वहां नशा बिकता है तो ऐसी जगह पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए। तो हम सुनिश्चित करें ना कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या था जी, वो फार्मासिस्ट तो बच जाता था जी, लेकिन कार्रवाई उस पे, उसका जो प्रोपराइटर उस पे हो जाती थी। अभी कोई महीने पहले आप सबने सुना होगा कि सिरसा के अंदर रेड पड़ी, एक ही दिन में 32 जो हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है एक ही दिन में गए, लगभग 60 से ज्यादा दुकानों पे छापा मारा जी, और उसमें से काफी दुकानें सील कर दी। तो इस चीज के लिए जब हमारे चेयरमैन है उनके साथ हम एसीएस हेल्थ से मिले, स्टेट ड्रग कंट्रोलर से मिले, तो ऐसा पहली बार हुआ जी, उन सबको फार्मेसी काउंसिल की तरफ से वो जो फार्मासिस्ट उस पे है उन सबको 100 कोज नोटिस रूल 90 के तहत, जो हमारा हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रूल है 1951 में बनाए गए, उसमें रूल 90 के तहत, के फॉर्म के तहत हमने उनको नोटिस दिया जी कि आप अपना जवाब दो। क्यों दिया? सिर्फ इसलिए दिया कि जब हम ये बात यहां शपथ लेके कह रहे हैं कि हम ना तो नशा बेचेंगे और ना नशा बेचने देंगे, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी कोई दुकान पर बतौर फार्मासिस्ट हम काम नहीं करेंगे जो नशा बेचता है। अगर हम नहीं तो फिर बराबर के भागीदारी है, उसमें फार्मेसी काउंसिल उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का भी अधिकार रखती है, उसको निलंबित करने का भी अधिकार रखती है। तो वो हम अपने दायरे में ये कार्रवाई करेंगे। अब ये जो चीज जब सामने आई, व्हाट्सएप ग्रुप में जब कोई न्यूज़पेपर में बात आती है तो वो सर्कुलेट होती है। तो हमारे कई जिलों से, हमारे पानीपत जिले से भी और अन्य जिलों से भी कुछ साथियों ने इस बात पर ऐतराज जताया भी आपको तो वोट इसलिए दी थी कि आप अच्छा काम करोगे, अच्छा फार्मासिस्टों के हित में करोगे, तो उल्टा आप उसकी कार्रवाई की बात करने लगे। तो मेरे मन में ये सवाल काफी दिनों से है, तो आज हम सफीतों में बैठे हैं। मैं आप सबसे एक चीज जानना चाहता हूं भाई, जो फार्मेसी काउंसिल ने ये जो फैसला लिया है भाई, नशा जहां बिक रहा है वहां रेड में नशा मिला, वहां जो फार्मासिस्ट जो एफिडेविट दे करके नौकरी करता है, क्या उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। तो ऐसे फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, हम सुबह से शाम तक किसी को प्यार से कितना ही कह ले, वो चीजें दूर नहीं की जा सकती। सख्ताई कुछ चीजों में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लीनियंटी वहां दी जाती है जहां हमें लगता है कि यहां गुंजाइश है। बहुत सारी चीजें हैं जो करने की है। फार्मेसी काउंसिल का काम हम जो समझते हैं वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन तक, रिन्यूअल तक या माइग्रेशन तक, या कोई भाई विदेश चला गया उसका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, वहां तक सीमित नहीं रखेंगे। इस फार्मेसी काउंसिल के काम को हम कैसे एजुकेशन को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज आप सब जानते हो जी, ऐसे कॉलेज है जी, आप वहां एडमिशन ले लो और कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, अटेंडेंस की दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि शिक्षा विभाग के अंदर भी बहुत बुरा हाल था। बहुत पहले हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा जी बने हैं, काफी हद तक इन्होंने इतना कंट्रोल किया कि उसमें शिक्षा के जो सदर है उसमें सुधार आया। अभी पिछले दिनों में एक चीज देख रहा था, हरियाणा एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड ने 12 या 13 तारीख का एक नोटिफिकेशन है वो निकाला कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए जी बच्चों की। हाँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो बच्चा जरूर जाएगा जी। हम शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा जी से मिले,
कि जी एजुकेशन के स्तर को हमने कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में हमने खुल के चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमारी रिप्रेजेंटेशन को लिया, इसमें सरकार के जो अधिकारियों के साथ बैठक करके आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कैसे एक फार्मेसी के एजुकेशन में सुधार होगा, वो एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी चीज जो नई होगी, जो जॉब पोर्टल की हमने बात करी, इस जॉब पोर्टल पे हम सीरियस होकर काम करेंगे जी। बहुत सारी समस्याएं रहती है जी, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, मेरा रिन्यूअल नहीं आया। एक और बात मुझे ध्यान आई मलिक साहब, क्या होता था, एक कल्चर था कि मलिक साहब का मैं जानकार हूं, उन्होंने फोन कर दिया जी भाई ये रजिस्ट्रेशन है, इसको तो मैंने फटाक से निकाल दिया जी, तीसरे दिन दे दिया। और एक आप में से कोई भाई है जिनका कोई फार्मेसी काउंसिल में ना तो कोई मेंबर के साथ जानकारी, ना कोई प्रधान के साथ, ना कोई रजिस्ट्रार के साथ, ना कोई वाइस प्रधान के साथ, किसी के साथ नहीं जी। उसने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने से अप्लाई कर रखा है जी, उसका आया नहीं जी। और मेरे बाद में किसी ने किया जी, उसका तुरंत आ गया जी। ये समस्या रहती थी नहीं रहती थी। हमने ऑफिस के अंदर एक फीफो सिस्टम लागू किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उस बच्चे का क्या कसूर है जो बच्चा जाकर के अपनी फाइल जमा करा के आया? मेरे से पहले किसी ने 4 महीने पहले अगर वर्मा जी ने जमा कराई है तो पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात से तो आप सहमत हो गए। अब हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो पहले अगर किसी ने आवेदन किया है तो पहले उसका चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो चाहे रिन्यूअल हम करके देंगे। इस तरीके के सिस्टम पे हमने बहुत सारी जगह हम रोक लगाई है और समय समय पर आप सभी से सुझाव लेते रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। और जैसे भी जो प्रोग्राम होंगे रिफ्रेशर कोर्स को लेकर के, सीएमई को लेकर के, आप सभी से सुझाव लेंगे। आसपास कोई ऐसा कॉलेज जो पीसीआई से एफिलेटेड हो, उस कॉलेज की रेपुटेशन ठीक हो, अच्छी हो, वहाँ हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे। नशे के खिलाफ के लिए भी जो फार्मेसी काउंसिल के बैनर के नीचे जो हो सकता है वो हम करेंगे। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे हमारे फार्मासिस्टों के मन में एक सवाल रहता है एग्जिट एग्जाम का। एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं हुआ तब तक हम फार्मेसी काउंसिल 1 साल का रजिस्ट्रेशन करके देती है। क्यों देती है 1 साल का रजिस्ट्रेशन करके? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक स्टेट काउंसिल की मदर बॉडी होती है, उन्होंने एक अपना सर्कुलर जारी किया 2022 से 23 के जो बैच हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए या उससे बाद के जितने भी आएंगे उन सब का हम एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करेंगे। एग्जिट एग्जाम का अब तक फैसला नहीं हो लिया, तो जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा था उनके हमारे पास फोन आते हैं कि हमने जी 1 साल का तो हमारा 31 दिसंबर 2025 को तो रिन्यूअल जो हमने कराया था वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद हमने क्या दोबारा से आवेदन करना है? तो फार्मासिस्टों की इस समस्या को देखते हुए एक सर्व समिति से एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक फैसला लिया गया कि जिन बच्चों ने जो 2022 से 23 बैच के हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनका उस वक्त 1 साल का बना, ऑटोमेटिक हम उसको 1 साल का और एक्सटेंड कर देंगे जब तक एग्जिट एग्जाम का फैसला नहीं आ जाता। आपने ना तो दोबारा रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना, ना दोबारा किसी को फोन करना, ना कुछ, वो आपको रिन्यूअल आ जाएगा। और एग्जिट एग्जाम जी देर सवेर होगा जरूर, मैं आपको ये भी मतलब एक सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे जो लगता है होगा जरूर। जो हमारे नियर डियर हमको ये जरूर बोले वो उसकी तैयारी तो जरूर करें। बाकी मैंने अपनी सभी विषयों पर लगभग कोशिश की बात रखने की और आपने मेरी बात सुनी। जो आज का जो दिन है, वैसे आज के दिन में शायद भी तगड़ा है, किसी को शादी में जाना था या किसी को कोई और काम था और सब अपने अपने केमिस्ट हो, आप कोई होलसेलर साथी अपने काम धंधे को छोड़ करके जो हमारे गोयल साहब, मलिक साहब, जो हमारे गर्ग साहब यहाँ बैठे हैं, इनके आमंत्रण पर जो आप सभी पहुंचे हो, इतना कीमती टाइम आपने दिया, इससे एक बात तो साबित होती है भाई सफेदों वालों में एकजुटता, प्यार
भाईचारा और एक आपसी लगाव बहुत ज्यादा है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत।